नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बात करने जा रहे हैं नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के हल्ला बोल की। हरियाणा कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे, चंडीगढ़ में उन्होंने प्रदर्शन किया, पुलिस ने हिरासत में लिया, बाद में छोड़ दिया। दो सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर के कि हर जो जांच होती है क्या वो राजनीतिक जांच है, और हर जो प्रदर्शन होता है क्या उसे गलत कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के ये एक ऐसा मामला है जिस पर देश भर में तो कल ही प्रदर्शन कांग्रेस ने कर लिया था, हरियाणा में आज किया है। किस नेता ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं, बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है वो भी आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। देखिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस 10 साल के बाद चार्जशीट की है, मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं कहीं। भाई ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट में जमीन ना उसको दे सकते हैं, नहीं कहीं एक पैसे का लेन देन हुआ, ना किसी को दिया, ना बेच सकते हैं, ना कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक प्रतिशोध से है, उसके विरोध में हम लड़ाई लड़ेंगे। सड़कों पर भी लड़ेंगे, पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन किया है, कोर्ट में भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे। ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। जीत सत्य की होगी, असत्य की कभी हो नहीं सकती। और सीधा सा है कि इनके कोई भी जो षड्यंत्र हैं उनको सबको विफल करेंगे। आज पूरे देश में बहुत आक्रोश है, गुस्सा है कि जो केस बनता ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग कोई हुई नहीं, 1 रुपये का कोई लेन देन हुआ नहीं, और फिर ये जिस तरह से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ जो ये षड्यंत्र करके जो ये केस दर्ज किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और इसका विरोध करते रहेंगे हमेशा। और जब तक हमें पूरी तरह से न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम इस पर पूरी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस प्रकार से स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, लोग राहुल गांधी जी किसान की, गरीब की आवाज पार्लियामेंट में उठाते हैं। ये हर नया मामला इसलिए लाते हैं कि कोई ना कोई पुराना मामला दबाया जा सके। जिस प्रकार से पहले वक्फ का ले आए, वक्फ का इसलिए ले आए ताकि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया जिससे महंगाई बढ़ी, उसको कैसे दबाया जा सके। अब जब वक्फ का विरोध हो रहा है तो अब राहुल गांधी और सोनिया जी के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। तो ये सिर्फ लोग अपने नेताओं, हमारे विपक्षी नेताओं की आवाज दबाना चाहते हैं। अब तो ईडी ने जो अपने अनुसंधान में पाया उसके मुताबिक ही कार्रवाई कर रही है। इनको पूरी अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं अपनी बात जाके रखने की, और ईडी ने सुना भी है। अब जो आगे लीगल कार्रवाई होगी वो तो होगी ना। देखो, कानून है, कानून अपना जो है वो पूरा करेगा। द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। इस देश के अंदर बहुत रोबस्ट कानून है और दूध का दूध, पानी का पानी हर एक जगह आ जाता है। तो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ये देश का कानून हर एक के लिए लागू है। क्या है नेशनल हेराल्ड केस? नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की शुरुआत। एजेएल कंपनी को था अखबार चलाने का जिम्मा। 2008 में एजेएल को घाटा, अखबार हुआ बंद। एजेएल को कांग्रेस ने 90 करोड़ ऋण के रूप में दिया। 2010 में कांग्रेस ने यंग इंडियन कंपनी बनाई। यंग इंडियन ने 50 लाख में एजेएल का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण करने पर मिली 99% की हिस्सेदारी। वाईआईएल कंपनी के 76% के हिस्सेदार सोनिया और राहुल गांधी। शेष 24% मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, दुबे, पित्रोदा। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम ने कोर्ट में याचिका करवाई दर्ज। एजेएल की हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जे का आरोप। 2014 में कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को भेजा समन। 2015 से 2020 तक मामले की सुनवाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। 2022 में ईडी की तरफ से पूछताछ शुरू, गांधी परिवार हुआ पेश। 2023 से 2024 में ईडी ने संपत्तियां जब्त करना किया शुरू। अप्रैल 2025 तक 661 करोड़ की संपत्ति जब्त, नोटिस जारी। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए जिनके साथ हम ये चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ विजेंद्र रेणु साहब जुड़ गए इंडियन नेशनल लोकदल से, हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेश सेहवाग कांग्रेस से, और प्रोफेसर विद्युत रावल जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप सभी का स्वागत है।
शुरुआत योगेश शाह भाई मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये पहले एक मूल प्रश्न है, उसके बाद बाकी चीजों पर आएंगे। क्योंकि बात है चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के प्रोटेस्ट की, हमने देखा तमाम नेता वहां मौजूद रहे। मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि पूरे देश में कांग्रेस ने कल प्रोटेस्ट कर लिया था, ये हरियाणा कांग्रेस को क्यों देर से सुधाई की हमें भी करना है? वरुण जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से नमस्कार, राम राम जी। राम राम। देखिए वरुण जी, ये जो हमारा प्रोटेस्ट था पूरे देश में एआईसीसी का, जो कार्रवाई ईडी ने की, चार्जशीट दाखिल की, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश मुख्यालय पे जहाँ ईडी के दफ्तर है वहां पर हमारा प्रदर्शन और घेराव का पूरे देश में कार्यक्रम रखे गए थे। तो नेताओं की व्यवस्था के कार्यक्रम भी होते हैं, तो आज हमने चंडीगढ़ में ये कार्यक्रम, ताकि सभी नेता पहुंच के, और जो भाजपा की जो दमनकारी नीति है, अब देखिए जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी वो विपक्ष से डरते हैं, तब तब आपने देखा होगा वो ईडी सीबीआई इनको आगे करते हैं। अभी जैसा आपने दिखाया 2022 में, उस समय भी इन्होंने हर जगह, हम भी उसमें शामिल हुए थे, लोकसभा के उसमें जंतर मंतर पे प्रदर्शन किए, जब राहुल जी को, और उस समय जब ईडी ने बुलाया, इतने दिनों तक पूछताछ की, उस समय भी उन्हें कुछ नहीं मिला। क्योंकि आज आप देखिए 10-12 साल पुराने मामले को उठाकर ईडी इस तरह की, जो मैं समझता हूँ ये एक लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि राहुल गांधी जी आज पूरे देश के न्याय योद्धा है, वो हर गरीब, हर उस आदमी की आवाज उठा रहे। और आपने देखा होगा उन्होंने बार बार जो बातें, जो अडानी अंबानी के बारे में जो स्पष्ट रूप से कही है, और देश में वही हुआ है, उन पर करोड़ों रुपए उठाए जा रहे हैं, उनके ऋण राइट ऑफ किए जा रहे हैं, आप देख रहे हो। और जो देखिए ईडी अगर इतनी निष्पक्ष होती तो आप देखिए कितने मामले हैं। मैं हरियाणा के आपको उदाहरण देके बता सकता हूँ, कम से कम 10-15 घोटाले हुए हरियाणा में, आज तक किसी ने ईडी ने क्यों नहीं जांच करी? इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कितना बड़ा मामला था, इससे क्यों ईडी की नजर क्यों नहीं पड़ती उन पे? क्योंकि वो सरकार से जुड़े हुए घोटाले हैं, जो भ्रष्टाचार सरकार से जुड़ा हुआ है वो क्लियर एक्सपोज हो गया। मैं तो कहता हूँ ये जितने जो इस तरह कार्रवाई करेंगे उतना ही एक देश के लिए भी, क्योंकि जो इन्होंने जो एक इस तरह का एक जो माहौल बनाया था, अब आपने देखा हुआ लोकसभा चुनाव में इसके 400 पार की हवा निकली, क्योंकि इन्होंने डिक्टेटरशिप संवैधानिक संस्थाओं को। अच्छा, अब मेरा इसमें सवाल है, बीजेपी के 400 पार के नारे की हवा निकल गई, बीजेपी अल्पमत में आ गई, बीजेपी सहयोगियों के सहारे सरकार चला रही है, फिर बीजेपी जो है इस तरह की कार्रवाई कर रही है, आप ये कह रहे हैं। बीजेपी, आपने कहा जब जब डरते हैं तो आगे कर देते हैं, भाई बीजेपी तो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली चुनाव भी जीत गई। मतलब आप एग्जैक्ट बताइए, ये विरोध किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ है, जांच एजेंसी के खिलाफ है, अदालत को लेकर है? आपका विरोध किसके खिलाफ है? और भाई ये मामला, ये कंप्लेंट कब दर्ज हुई थी, आपको मालूम है? जब सरकार कांग्रेस की थी 2012 में मामला दर्ज हुआ था ना? हाँ जी। तो वरुण जी, हमारा जो विरोध है ना, ये विरोध भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से इतने अच्छे लीडर हैं, लेकिन उन लीडरों को भी आगे नहीं आने दिया जा रहा है। तो हमारा विरोध है मोदी जी और साथ ही डिक्टेटरशिप के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने विपक्ष को तो खत्म करने की साजिश है ही है, इसके साथ साथ इन्होंने अपनी पार्टी से भी खत्म कर दिया है। अब आप देखना। और ये कांग्रेस में कैसा मापदंड है? पी चिदम्बरम को जब जेल ले जाया गया, क्यों कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी? भाई कांग्रेस तय करती है कि कब उतरना है सड़क पे। मतलब कमाल हो गया। आपके कई नेताओं को, भाई पी चिदम्बरम तो बहुत बड़ा नाम है, देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहे हैं, लगभग 3 महीने जेल में रहे, आप कहां सड़क पे क्यों नहीं उतरे? उस समय भी बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, और आज भी कांग्रेस जो है, आप ये सोचते हो कि इनकी सोच क्या है कि किसी तरह, क्योंकि आप देखिए
मोदी जी और अमित शाह जी की सोच सिर्फ वो चाहते हैं किसी तरह हम राहुल गांधी जी की आवाज को दबा दें। चलिए। लेकिन देश उनके साथ ठीक खड़ा है, है ठीक है, और अब वो आवाज नहीं दब सकती ठीक है, वरुण जी। ठीक है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई, विपक्ष को आवाज उठानी है। रावल साहब, दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि क्या भाई लोकतंत्र में विपक्ष को आवाज उठाने का हक नहीं है अगर वो सड़क पर आ रहे हैं तो? एक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान हालांकि एक दिन बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि व्यस्तता होती है नेताओं की, और वो ये कह रहे हैं कि भाई 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ इस मामले में। दोनों ने एक ही बात कही। भाई रावल साहब की आवाज कट गई है। रावल साहब, आपको दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, आप बोलते बोलते ही आवाज कट गई है भाई। जल्दी से पैच कीजिए भाई, तुरंत। तब तक मैं रेणु साहब के पास जा रहा हूं, 30 सेकंड जल्दी से पैच कीजिए। रेणु साहब, ये आपने सुना पूरे देश में कांग्रेस ने कल प्रोटेस्ट किया, हरियाणा कांग्रेस तो अलग है, उसने आज किया, और योगेश भाई कह रहे हैं कि व्यस्तता हो जाती है। मतलब कुछ तो हरियाणा कांग्रेस अलग करती है सबसे। वरुण जी देखिए, पहली बात तो यह है कि ना तो देश में प्रोटेस्ट हुआ और ना ही हरियाणा प्रदेश में प्रोटेस्ट हुआ। इनके सीनियर मोस्ट लीडर, नेता विपक्ष ऑफ इंडिया के बहनोई, रॉबर्ट वाड्रा, और इनके खुद के लिए ईडी से पूछताछ होती है, और ऐसे में प्रदर्शन जो होता है उसका पड़ोसी को भी नहीं पता लगता, कोर्ट में बैठे हुए वकीलों को नहीं पता कहां ज्ञापन दिया है, कब दिया है, कितने लोगों ने जाकर के दिया है। और हरियाणा में तो हद ही हो जाती है, जब एक पार्टी के द्वारा आदेशित किया जाता है पार्टी को, भाई आज पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट किया जाएगा, और हरियाणा के नेता व्यस्त हो जाते हैं उस दिन के लिए। क्या सारे ही नेता व्यस्त हो जाते हैं और वो प्रोटेस्ट अगले दिन जाकर के करते हैं? मेरा मानना ये है, जब हाईकमान को पता लगा कि हरियाणा में प्रोटेस्ट नहीं किया गया क्योंकि यहाँ की जो फूट थी, कौन प्रोटेस्ट करे, कांग्रेस करे या हुड्डा कांग्रेस, ये उलझन में पड़ गए। और अंत में ऊपर से दबाव आया कि भाई आप कल प्रोटेस्ट जरूर करेंगे, और एक खाना पूर्ति करने के लिए हरियाणा की कांग्रेस की लीडरशिप से इकट्ठा होकर के वहां जाकर के थोड़ा बहुत कुछ करने का काम किया, एक फॉर्मेलिटी निभाने का काम किया। तो इससे फालतू ये कुछ नहीं कर पाए। अरे हरियाणा प्रदेश में 37 विधायकों के साथ बैठे हो आप लोग, पूरा हरियाणा को हिला देते, बराबर का आपका वोट परसेंटेज है सत्तासीन पार्टी के, बराबर के आप के वोटर आपके पास है, क्या प्रोटेस्ट किया आपने? 100 आदमी जाकर के ज्ञापन दे दिया, इसको प्रोटेस्ट कहेंगे? 37 विधायकों का इतना बड़ा विपक्ष और 39% सत्ता पक्ष के बराबर की वोट लेकर के बैठे हो, क्या प्रोटेस्ट? ये देख रहा हूं मैं स्क्रीन के ऊपर जो चित्र दिखा रहे हैं, आपके वीडियो दिखाई जा रही है। हुड्डा साहब तो सबसे आगे खड़े हैं। नहीं, आगे खड़े हैं, हुड्डा साहब भी आगे खड़े हैं, अरोड़ा साहब भी खड़े हैं, और भी लीडरशिप खड़ी है, लेकिन इतना बड़ा विपक्ष, बराबर के वोट, और प्रदर्शन देखो क्या प्रदर्शन है, ये खाक प्रदर्शन है। इतने तो मैं एक आवाज पे इकट्ठे कर लेता हूँ जब कोई ज्ञापन देना होता है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात वरुण जी, आखिर ये क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट? क्या रीजन है प्रोटेस्ट का? क्या एजीएल क्या जो कंपनी का जो घोटाला है, क्या वो घोटाला नहीं है? और सबसे बड़ी बात, 2012 से 2014 तक ये हरियाणा में भी और इंडिया में भी, 2012 में कांग्रेस का ये केस दर्ज होता है, उसके 3 साल 12, 13, 14 3 साल जो है इन्हीं का शासन है, इन्हीं की सत्तासीन है। क्यों नहीं इन्होंने क्लैरिफाई करवाया? अगर इतने साफ थे, स्वच्छ थे, पवित्र थे, तो 3 साल में तो इसका फैसला करवा लेना चाहिए था इन्होंने। जब इनकी सरकार ही इसको फैसले को नहीं मिटा, इसको मुकदमे को नहीं मिटवा सकी, या इसका फैसले पर नहीं जा सकी 3 साल में, इसका मतलब ये सच्चाई है। और सच्चाई भी है कि इतने बड़ी लगभग 2000 करोड़ की जो वो प्रॉपर्टी थी, उसको मात्र 50 लाख में किसी व्यक्ति विशेष के नाम 76% हिस्सेदारी के साथ कर दिया जाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं तो और क्या है ये कोई जरूरी नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग में आप कैश का ही लेन देन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मनी लॉन्ड्रिंग में जो मनी लॉन्ड्रिंग है, आपने वस्तु के तौर पर भी आपने उसको दे दिया, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा आपका। कैसे आप मना कर सकते हो? ठीक है रेणु साहब, मैं आता हूँ आपके पास। मेरे को लगता है कि रावल साहब के पास आवाज पहुंच रही होगी। विधु रावल जी, सवाल मेरा आपने सुन लिया था, सवाल आ गया, बोलिए। मैं उम्मीद करूं मेरा आवाज आपकी मिल रही है।
मेरा नमस्ते आपने स्वीकार कर ही लिया था पहले। वरुण जी, देखिए बड़ा आसान सा मामला है। कांग्रेस कब प्रदर्शन करना चाहे, कब ना करना चाहे, किस स्वरूप में करना चाहे, ये इनका अपनी स्वेच्छा है और इनका लोकतांत्रिक हक भी है। जो आपका पहला सवाल था कि क्या इनका हक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के पास अधिकार है बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में कि वो अपनी मनमर्जी से प्रोटेस्ट कर सकता है, अपने विचार के अनुरूप प्रोटेस्ट कर सकता है। दूसरा आपका जो सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ। ठीक है, इसकी जांच कर लेते हैं। देखिए, कल से परसों से ये विषय चल रहा है, आपके दर्शकों के सामने जरूर आया होगा। मैं इसको सरल शब्दों में बता देता हूँ, एक रूपांतरण कर देते हैं, उससे समझ आ जाएगा कि असल मामला क्या है। वरुण जी, आप और हम बैठकर गाड़ी में तेल डलवाने के लिए जो है पेट्रोल पंप पर हमारी गाड़ी रुकती है। हमारी गाड़ी 20 लाख की गाड़ी, हमने 90 रुपए का तेल डलवाया और तेल डलवाने के बाद आपने अपनी जेब टटोली, आपकी जेब में 20 रुपए नहीं, आपकी जेब में 90 रुपए नहीं मिले, लेकिन 20 लाख की गाड़ी जो है वो आप चलाते हैं। आपने मुझसे जो है कहा कि क्या आपकी जेब में 90 रुपए हैं? मैंने कहा हाँ, मैं आपको 90 रुपए लोन कर देता हूँ, लेकिन इसके बनस्पत जो है मैंने आपकी जो 20 लाख की गाड़ी है उसको 90 रुपए के बनस्पत जो है मैंने उसको जो है एक तरह से गिरवी रख लिया, या यूं कहें कि आपकी गाड़ी के जो गाड़ी का कंट्रोल है फिलहाल अपने पास ले लिया और आपको कहा कि एक इंटरेस्ट फ्री लोन जो है 90 रुपए का आपको मुझे चुकाना है। आप साल 2 साल बाद नहीं चुका पाते। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ही परिवार के 2 लोगों की एक कंपनी बना देता हूँ और वो जो कंपनी जो है 5 पैसे से बनी हुई कंपनी, जिनको मैं ही जो है उस कंपनी को 50 पैसे और लोन दे देता हूँ और 50 पैसे में वो 50 पैसे का लोन वो कागजों में दिखा देते हैं कि उन्होंने मुझे वापस कर दिया, यानी मेरा ही वो दिया हुआ पैसा मुझे ही वापस कर दिया। और इसके बनस्पत मैंने जो 90 रुपए में आपकी 20 लाख की गाड़ी गिरवी रखी थी, वो गाड़ी में जो है उस 50 पैसे जो कि कभी मुझे दिए ही नहीं गए, उसके बदले में जो है आपके परिवार के लोगों को। ये सारा का सारा मामला जो है इस लूट का। देखिए, एजेएल जो कंपनी है उसके डायरेक्टर कौन थे, उसमें भी प्रमुख भूमिका में यही दोनों लोग थे जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। कांग्रेस पार्टी के उस समय के जो अध्यक्ष थी वो सोनिया गांधी जी थी और जनरल सेक्रेटरी जो थे राहुल गांधी थे। कांग्रेस पार्टी के भी चलाने वाले यही लोग थे। जो नई कंपनी बनाई 22 नवंबर 2010 को, वो राहुल गांधी ने बनाई और उसके 1 महीने बाद जो है वो लोन का टेक ओवर के नाम पर गाड़ी यानी कि संपत्ति जो है वो संपत्ति एजेएल की संपत्ति दे दी। अब कई लोग ये पूछ सकते हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को या देश को क्या मतलब है, कांग्रेस पार्टी के लोग, लेकिन ये जो एजेएल कंपनी थी ये गांधी परिवार की नहीं थी। ये 5126 देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी पूंजी देकर कंपनी बनाई थी। इसके मालिक जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, इसकी मालिक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं थे। इसके शेयर होल्डर 5100 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज। अब क्या होता है, एक बड़ा आसान सा एक और बात बता देता हूँ। ये अगर लोन चुकाना ही था एजेएल कंपनी का 90 करोड़ का लोन था केवल, उनके उस समय जो प्रॉपर्टी के आकलन था वो 2000 करोड़ का था। अगर चुकाना ही था तो एजेएल खुद अपनी संपत्ति का कोई हिस्सा बेचकर जो है चुका सकती थी, ऐसा नहीं किया। गाड़ी के अंदर से कोई टेप रिकॉर्डर, कोई और चीज जो है बेच के अगर जो है उन्होंने पेट्रोल के पैसे देने ही थे, दे सकते थे, नहीं किया। उन्होंने जो है 90 रुपए में अपनी 2000 यानी 90 करोड़ में अपनी 2000 करोड़ की संपत्ति जो उस समय थी, जो आज 5000 करोड़ की हो चुकी है, उसको जो है फर्जी तरीके से जो है एक तरह से गिरवी रख दी। कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी चला लेती है। कांग्रेस पार्टी का यही जो भी अध्यक्ष होता है वो उसका एजेएल का बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष हो जाता। ऐसा भी नहीं किया, एक नई कंपनी बनाकर जिसके अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी 38% यानी परिवार जो है 76% और बाकी जो है प्रियंका गांधी जो है 2 फर्जी नामों से रतन नाम का कोई शेयर है उसके माध्यम से, और एक इनके जो परिवार के और लोग हैं उनको इस प्रकार से इन्होंने वो नई कंपनी बनाकर 2000 करोड़ जो उस समय आकलन था आज 5000 करोड़ की संपत्ति, ये हड़प, ये सीधा सीधा मामला है। अब इसमें हमारा इंटरेस्ट ये है कि ये जो एजेएल कंपनी है ये स्वतंत्रता के बाद जो है मुखपत्र बन गई थी कांग्रेस पार्टी का, और इस कारण से जहां जहां पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें होती थी वहां पर प्राइम लोकेशन में लैंड जो है
एजेएल को ये दिया करते। हमारे हरियाणा में पंचकुला में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एजेएल का, हाँ, हुड्डा पर इसके लिए एफआईआर दर्ज हुई। सब नियमों को ताक पे रखकर उन्होंने एजेएल को एक प्लॉट दिया। इसी प्रकार का प्लॉट महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी थी, उनको दिया गया। जब दिग्विजय सिंह जब वहां पर मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, वहां इंदौर और भोपाल में दिया गया। जब जो है कांग्रेस की पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में रही तो लखनऊ में दिया गया। दिल्ली के अंदर जो है बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिए गए। ये सारे के सारे जो संपत्ति है ये मुफ्त के दाम पर लगभग अखबार चलाने के लिए इनको दी गई थी। लेकिन अखबार तो नहीं, अखबार का प्रकाशन तो 2008 में बंद हो गया और इन्होंने जो है संपत्ति हड़प ली, अपने नाम पर कर ली। अब एक दो सवालों का, छोटे से सवालों का मैं उत्तर दे देता हूँ, एक एक वाक्य में केवल उत्तर देना है। एक तो कि इस पर कांग्रेस, हाँ बहुत छोटे छोटे, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि ये देर हो गई, ये बीजेपी की कोई तानाशाही है, कोई ऐसा है, तो ये कंप्लेन आपने खुद बताया कि 2012 में कांग्रेस की सरकार के दौरान ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने दी थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने, जिसको कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, बार बार कहने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट से जाकर इस पर जो है एफआईआर दर्ज की गई। पहली बात तो ये हर ये हमेशा से ही तरीका रहा है, जिसको ये दमनकारी कह रहे हैं, ये अपने भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए कभी तैयार नहीं। आज तो केवल चिल्लाते हैं, आज ये कहीं कंप्लेन नहीं देते, आज केवल डिबेट पर बैठ के कहते हैं फला घोटाला हो गया, ढिमका। हम कोर्टों में जाकर एफआईआर करवाते थे वरुण जी। दूसरी बात, एक राजन कटोच नाम के ईडी के डायरेक्टर थे, जो कि दिग्विजय सिंह के सीधे रिश्तेदार थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको ईडी डायरेक्टर क्यों बनाया था? इसी प्रकार के मामलों से निपटने के लिए। वो जो राजन कटोच थे, उन्होंने अपनी आउट ऑफ द वे जाकर जांच करने की बजाय इस पर क्लोजर रिपोर्ट दे दी। ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने उस क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज किया, कोर्ट से अनुमति लेकर दोबारा से रीओपन किया केस। यह ध्यान करने की बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका शुरू से रहा है। 2021 में जो है, जो एफआईआर का इक्विवेलेंट होता है ईडी का, ईसीआईआर, वो दर्ज हुई। 2022 में जो है इनसे पूछताछ हुई, जिसको लेकर इन्होंने उस समय भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बवाल काटा। आपका ये सवाल भी बड़ा अच्छा था कि भाई ये जब पी चिदम्बरम जेल में जाते तब सवाल, तब ये क्यों नहीं काटते बवाल। इसी तरीके से मोतीलाल वोहरा, मैं अब खत्म कर रहा हूँ, अब काम की बात अब करने वाला हूँ, केवल 30 सेकंड दे दीजिए, आगे काट लीजिएगा। मोतीलाल वोहरा की पूछताछ हुई, तब कोई नहीं गया। अच्छा, हैरानी की बात जो आपको सुनकर जो है आप सोचेंगे किस प्रकार के कैसे लोग हैं ये गांधी परिवार वाले। मोतीलाल वोहरा जी की डेथ होगी 2020 में। 2022 में जब राहुल गांधी ईडी के दफ्तर में गए, उन्होंने क्या किया, वो मोतीलाल वोहरा जो 50 साल से इनके वफादार थे, 50 साल से इस परिवार की वफादारी करते थे, उनके मरने के सिर्फ 2 साल बाद अपना सारा पल्ला झाड़ दिया और बोला कि सारा का सारा अगर किसी ने गुनाह किया तो मोतीलाल वोहरा ने किया। इस प्रकार से कूड़ेदान में फेंक देते हैं अपने वफादारों को। इसीलिए आप कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम के लिए क्यों नहीं इन्होंने 45 डिग्री में नागिन डांस किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने? नहीं करेंगे। इनके लिए तो भ्रष्टाचार की राजनीति, ठीक है, यानी सोनिया गांधी और घोटालों के शहजादे राहुल गांधी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और यही योगेश जी, आप मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन आपके साथ भी यही करेंगे ये लोग। ये वफादारी की कीमत नहीं जानते। मोतीलाल वोहरा 50 साल की वफादारी की कीमत नहीं मानते। आपको क्या समझेंगे ये लोग? आप आज बड़ी डिफाइंड रूप से इनका बचाव कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि आपका धर्म है, लेकिन आपको भी इसी प्रकार समझते हैं। हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को ये डिबेट सुननी चाहिए और देखनी चाहिए। जब ये मोतीलाल वोहरा के साथ ऐसा कर सकते हैं, वो भी मरने के सिर्फ 2 साल बाद उनके, तो आप लोगों की क्या बात समझते हैं? ये योगेश भाई, मेरा एक सवाल है आपसे। एक तो ये कि हरियाणा में भी भूखंड आवंटित हुए थे और 80 के दशक की दर पे आवंटित कर दिए गए थे, वो तो मामला चल ही रहा है, वो तो एक अलग विषय है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने से, रोकने से इनकार कर दिया था। हालांकि 2019 में एक हाई कोर्ट का फैसला था हेराल्ड हाउस खाली कराने का, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक मामला है, मामले के खिलाफ आपके पास अदालत है, आप अदालत में जा रहे हैं, फिर ये सड़क पर आकर प्रोटेस्ट, अगर राहुल गांधी कोर्ट जा रहे हैं तब भी सारे सड़क पर जा रहे हैं, ईडी सवाल पूछ रही है तब भी जा रहे हैं, चार्जशीट हो रही है तब भी आप लोग सड़क पर आ रहे हैं। आप लोग तो प्रबुद्ध लोग हैं भाई, कोर्ट का रास्ता आपके पास है, एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और बड़े बड़े वकील हैं इनके पास। अभिषेक मनु वकील ही है उनके पास। संविधान ने हमें
न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायक पालिका, तीन स्तंभ है संविधान के। चौथा स्तंभ मीडिया है जो लोकतंत्र की एक नींव है, परंतु इन्होंने, दुर्भाग्य की बात है, चारों स्तंभ को गिरा दिया है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस को किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे आना पड़ा था, वो दिन देश भूला नहीं है, क्योंकि ये किस तरह से इन्होंने। आप तो वकील साहब हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके खिलाफ हुई थी? वो इस सिस्टम के खिलाफ हुई थी। किसके खिलाफ हुई थी? जुडिशरी को दबाव बनाया जा रहा है। रोस्टर को लेके हुई थी वो तो इस सिस्टम के तो खिलाफ हुई थी सर, रोस्टर को लेकर हुई थी वो। और जिन्होंने मैं कोर्ट कवर करता था सर। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनको भी गाली देते हैं ये लोग। चंद्रचूड़ साहब को गाली देते हैं, रंजन गोगोई साहब को गाली देते हैं ये लोग। चलिए ठीक है, हाँ इस विषय पे रहते हैं जी। आप देखिए किस तरह से इन्होंने इलाज किया है। अब मैं क्या इस तरह की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अब ईडी, सीबीआई, सबसे बड़ी न्यायपालिका, तो इन्होंने तो चीजों को अपने कब्जे में लेने की साजिश है। ये तो चरतों पार नहीं आए। अरे सर, आपके समय में तो केस पैरेट कह दिया था। जान पे खतरा है। आज भी जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, आज भी इनकी नजरें हर समय उस पर रहती है। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ बोर्ड में जो पार्लियामेंट में पास किया, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट देखिए। अभी एक हफ्ता है उसमें। वो लोग हैं, देखिए वरुण जी, अब कितने बड़े मतलब अपने आप को इतना ईमानदार साबित करने में लगे हुए थे हमारे भाजपा के प्रवक्ता। आप इनकी जो ये कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं बख्शा, आप बताइए लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्या आपने अर्थ किया था? कितने सीनियर नेता क्या है सर? वरुण जी एक सवाल है क्या? वरुण जी इनको वापस स्टेज पर लेकर आइए। वरुण जी, योगेश भाई, मेरा प्रश्न आप चूक गए। योगेश भाई, मैं तो, आप कहीं और चले गए, आप कहीं और चले गए, विषयांतर कर दिया आपने। मैंने आपसे क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये तो एक तथ्य है ना, या इसमें मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, ठीक है, परंतु जो इनकी कार्रवाई है, अब इन्होंने इतनी उससे उदाहरण देके बताया। आप एक बात बताइए, जब हमारी ट्रस्ट है, ट्रस्ट में मेंबर बदल के ट्रांसफर नाम में कोई लेन देन दोनों के बीच में नहीं हुआ, और आप ये कह रहे हैं फायदा। भाई ये तथ्य आपके पास है, कोई लेन देन नहीं हुआ तो सर आप तो दमदार तरीके से कोर्ट में रखेंगे ना इस मामले को। होती है। देखिए वरुण जी, अडानी पे अमेरिका तक कार्रवाई करता है, भारत नहीं कर सकता, क्योंकि सारा सिस्टम इतना दबे हुए हैं अडानी अंबानी से। आज देख रहे हैं योगेश भाई आपका ट्रस्ट है, आपका ट्रस्ट है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। इतने साल से केस चल रहा है, ये 2012 की शिकायत है, 13 साल हो गए, उसमें फिर ये सड़क पर आने की जरूरत क्या है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, सड़क पे जब कोई जुल्म इतनी बढ़ जाती है तो जब देश में चाहे अंग्रेजों का शासन था, हिटलरशाही जब बढ़ी है, उसके साथ साथ जब तक देश का हर युवा, हर जवान जब ठीक है। अब एक रेणु साहब का सवाल था, एक मिनट रुकिए, एक रेणु साहब के सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई प्रोटेस्ट प्रस्तावित नहीं था, जब हर जगह हो गया, हरियाणा में नहीं हुआ और हाईकमांड को पता लग गया, तब आपने प्रोटेस्ट कर लिया आज। देखिए वरुण जी, रेड्डी साहब का दर्द आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। इन्हें तकलीफ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इन्हें तकलीफ हर समय में उठा पाते हैं। अब ये सोचते हैं, उन्हें हर कोई कमजोर करके सोचना चाहते हैं। हमें तो 39% वोट है, जनता ने इतना आपका भय और आपका हेराफेरी के बावजूद भी 37 विधायक दिए हैं। आप रेड्डी साहब चिंतित न होइए, आप सरकार की गलत नीतियों का विरोध कीजिए, जब जनता कहीं आपकी विचार करेगी। ठीक है, नहीं तो आप ये सोचते हो कि आपको एक्सेप्ट कर ले, जनता देखती है सब। रेणु साहब, आपको सिर्फ हुड्डा साहब का फोबिया है और आप बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं, आप बेवजह हरियाणा कांग्रेस की बुराई ढूंढते हैं बस आप। वरुण जी, मुझे दर्द भी है और मैं चिंतित भी हूँ। सही कहा योगेश भाई ने, और बहुत गहरा चिंतित हूँ।
जिस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 37 विधायक देकर के एक बड़ा विपक्ष बनाने का काम किया और सत्तासीन पार्टी को बराबर के वोट देने का काम किया, आज वो इसी कमरों में बैठ करके आराम की और चैन की नींद सो सड़क पर उतरे तो सही, कहाँ चैन की नींद सो रहे हैं। इस बात के लिए चिंतित हूँ कि ये अपने ही नेताओं के लिए विरोध नहीं कर सकते तो हमारे विधायक हर समय, चाहे अनाजमंदी की बात हो, हर समय जनता के बीच खड़े हैं। किसानों की कोई भी बात आई है, हर समय हमने जनता की आवाज को उठाया है। रेड्डी साहब, आप ये योगेश जी मेरे रिश्तेदार भी हैं, इसलिए तो साहब आप ऐसे ना करें, डिस्टर्ब ना करें, मैं आपका सम्मान करता हूं। और मैं चिंतित इस बात के लिए भी हूं योगेश जी कि आप लोग आखिर क्यों थोड़े थोड़े बहुत व्यक्तियों के साथ छोटा मोटा प्रदर्शन करने का काम कर रहे हो। या आप मुझे बताइए, नेशनल हेराल्ड को जो पंचकुला में भूखंड दिया गया वो गलत दिया गया कि नहीं दिया गया? कितने रियायती रेटों पर उसको देने का काम किया? सरकार को काफी नुकसान हुआ रेवेन्यू में। और इसके बाद वाड्रा को जो 3.5 एकड़ 7.5 करोड़ में आप लोगों को देने का काम किया हरियाणा सरकार ने, और वो ऐसा क्या जादू हुआ कि बाद में वो 750 करोड़ रुपए की संपत्ति चली जाती है। आखिर उन किसानों का क्या कसूर था जिनसे आपने 7.5 करोड़ में लेकर के 750 करोड़ में बेचा? मुझे इस बात का भी दर्द है कि आपने जो है एजीएल के साथ, एजीएल जो कंपनी थी आपकी, उसके साथ जो लगभग 5,000 करोड़ की संपत्ति को 2 व्यक्तियों के नाम करवाने का काम कर दिया गया, जो कि एक सार्वजनिक संपत्ति थी, 2 व्यक्तियों के नाम करवा दिया। मुझे इस बात की भी चिंता है। मैं इसलिए भी चिंतित हूं कि आखिर आपके साम्राज्य में इतने घोटाले क्यों हुए और क्यों इस तरह के एक के बाद एक इतने सारे। एक तो आप आज के प्रोटेस्ट को जोरदार प्रोटेस्ट नहीं मान रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर उदय भान से लेकर सांसद विधायक सब एक साथ। देखिए वरुण जी, अगर ये सब एक साथ होते तो हरियाणा दिल्ली के साथ सटा हुआ है। सबसे पहला प्रदर्शन के फोटो वीडियो मीडिया में हरियाणा प्रदेश का आता, लेकिन हरियाणा प्रदेश का तो एक दिन बाद आता है। उसी दिन सबसे पहले तो छोड़िए, उस दिन करते ये घर ही बैठ जाते हैं। ये एक जबरदस्ती और एक हाईकमान के दबाव के द्वारा इनसे करवाया गया है। ये कभी एक नहीं हो सकते। इनकी इच्छा नहीं थी, आप कह रहे हो? प्रदेश से प्यार नहीं, इनकी इच्छा ही नहीं, इनका प्यार प्रेम नहीं है प्रदेश से। ये नहीं चाहते प्रदेश को, चाहते हैं बस भाजपा के विरोध में हमारे को वोट मिल जाएंगी और हम आराम से बैठ करके उन वोटों के साथ अपना घरों में बैठ करके एसी रूम में बैठे रहेंगे। यदि एक लास्ट कमेंट में ये कहता हूं, अगर ये चाहे इसका एजीएल का मामला हो, चाहे वाड्रा का मामला हो, चाहे नेशनल हेराल्ड के भूखंड का मामला हो, जिस दिन हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन ये सारे क्लोजर होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इसको यूज कर रही है इन मामलों को। जब भी ये लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र कांग्रेस थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी की मदद करती है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होने की काम करती है, तो ये इनको वो फाइल दिखा देते हैं और ये फिर शांत बैठ जाते हैं। ये एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आप तो फैसले पर पहुंच जाते। प्रोफेसर रावल, आप हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जांच सिर्फ विपक्ष तक सीमित है और क्या कह रहे थे, विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं। जब आपको डर लगता है तब आप एजेंसियों को आगे कर देते हैं। ज्यादा समय मत लीजिएगा। हाँ वरुण जी, धन्यवाद थोड़ा समय देने के लिए। लेकिन ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि हमें डर लगता है इसलिए हम कुछ कर रहे हैं। ये तो हर बारी कांग्रेस का यही 2018 में कर रहे थे, तब भी यही बात हो रही थी। अब लूट करने वाला हर चोर ये कहने लगे कि भाई मुझे पकड़ने वाले जो हैं मुझसे डरते हैं, तो क्या उस तर्क को आप मान सकते हैं क्या? ये आपके गले उतरता है क्या? मैंने लूट सीधी सीधी बताई। इनमें से क्या तथ्य ठीक नहीं है? क्या एजीएल की संपत्ति जब उसको कब्जा किया गया यंग इंडिया द्वारा, यंग इंडियन जिसके सोनिया और राहुल जो है 76% मालिक हैं, उस निजी कंपनी द्वारा कब्जा किया, क्या उसकी 2000 करोड़ संपत्ति नहीं थी? क्या केवल 50 लाख रुपए देकर उस संपत्ति पर कब्जा नहीं किया गया? क्या केवल 90 करोड़ का लोन का डिफॉल्ट जो है नहीं किया हुआ था कांग्रेस पार्टी से? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उस अखबार को नहीं ठीक कर सकते थे?
क्या उस अखबार के डायरेक्टर रहते हुए उस अखबार के 90 करोड़ के लोन को नहीं चुकाया जा सकता था? क्या 2000 करोड़ की संपत्ति बेचकर? इनमें से किसी सवाल का उत्तर नहीं दिया। अब दाएं बाएं की आई बाई बोलना जो है कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन गया, और ये फिर भी ये सोचते कि जनता इन पर विश्वास कर लेगी। ये अगले 20 साल भी इसी प्रकार हारते रहेंगे, क्योंकि ये जनता के सवालों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये गणी सियाणी 2 बार पोया लेकिन भूखी सोवे का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर मैं आपको एक छोटी सी फेरिस्त बता देता हूँ। ये कहते हैं कि ईडी और देखिए ये तो फेयर नहीं है ना, मुझे सबसे समय कम है, मैंने आपसे पहले कहा था जल्दी जवाब दीजिएगा। कोई बात कोई नहीं, कोई मैं फिर भी प्रयास करता हूँ। देखिए जब 2013 में जब नेशनल हेराल्ड केस जब दाखिल हुआ था, सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। जब 2011 में कनिमोझी और ए राजा को जेल हुई थी, सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की, यूपीए की। जब सुरेश कलमाड़ी 2010 में जेल में गए थे, सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। जब 2008 में मधु कोड़ा जो है झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, जेल में गए, कांग्रेस के सहयोगी, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। जब शिबू सोरेन 2006 में जब जेल में गए, सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। घोटाला भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर किया था। जब लालू यादव, करुणानिधि जब जेल में गए तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। लालू यादव ने तो लिखित तौर पर यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे फिक्स किया है, उनके बयानों में है ये। आज दोनों हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं। तो ये जो है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा और चोर की दाढ़ी में चोर का शोर मचाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। वरुण जी, इनको उत्तर देने चाहिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं। घोटाले करेंगे और उसके बाद जो है घोटालों की जांच होगी, तो ये इस प्रकार से नागिनडांस करेंगे सड़कों पर, ये देश की जनता पसंद नहीं करती। जिसने 30 सेकंड जल्दी से देश को लूटा है, जिसने नहीं, सुनिए एक बार जैसा अभी रेड्डी साहब ने बताया कि जिसने इस देश को लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। और ये एक परिपाटी बन गई थी वरुण जी कि ये लोग लूट करते थे और इनको कुछ कर होता नहीं था। आज जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल में जाते हुए दिख रहे हैं तो पूरा देश हर्षोल्लास से जो है, चलिए वो तो कोर्ट तय करेगा ना, जाएंगे या नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ये। अरे भाई ये क्या दिख रहा है? ये साबित क्या हो रहा है? कोर्ट में जाकर, कोर्ट में तो 25 तारीख की है, उससे पहले अगर ये नागिन डांस करवा रहे हैं, ठीक है, वो छोड़ दीजिए, वो कोर्ट तय करेगा। मतलब यही है कि जेल में जाने वाले। ठीक है योगेश जी, जल्दी से 30 सेकंड प्लीज प्लीज। योगेश जी बिल्कुल लॉजिकली बता रहा हूं, देश में एक माहौल बनाया गया है कांग्रेस और जितने डाले कोयला घोटाला, आज उन्होंने किस घोटाला पे क्या जांच करवाई, और कोयला घोटाला जो कहते थे घोड़ा के साथ जो किया, ये इनके साथ भी हो जाएगा कल को। चलिए ठीक है सर, समय जी जल्दी से सियाग साहब कंप्लीट करिए। उनको इन्होंने सांसद बना दिया, इनकी पार्टी में आके वो क्या हुआ? स्पेक्ट्रम का कोयला घोटाला, इतने जो भ्रष्टाचार का कोई भी 12 साल हो गया आज किसी में भी। ठीक है सर, समय इतना ही है। 25 अप्रैल का तो इंतजार है, लेकिन कांग्रेस एक दिन देर से हरियाणा में प्रोटेस्ट कर रही है। योगेश भाई ने जो दलील दी वो थोड़ी सी अलग है, रेड्डू साहब बता रहे हैं कुछ और कारण है, समझेंगे उससे भी आगे और स्पष्ट होगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।